नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 2 का लगभग 50%। जैसा कि मैंने आपको पिछले पिछले वीडियो के लास्ट में बताया था कि फर्स्ट चैप्टर की तरह ये भी दो वीडियोस में स्प्लिट रहेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो बिजनेस हमने अभी तक पढ़े थे उसके बहुत तरीके के टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, कंपनी, कंपनी में भी पब्लिक, प्राइवेट, वन मैन कंपनी। इस तरीके के टाइप्स हैं, उन सबको हम जानेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस है, वो क्या होते हैं और किस सिचुएशन में कौन सा बेटर होता है। लास्ट में हम जानेंगे कि चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो आप इनमें से कौन सा और क्यों चुनोगे, क्या फैक्टर्स को देखते हुए डिसाइड करोगे, ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। A business enterprise is an organization which is engaged in some business or commercial activity. Every business enterprise is a separate and distinct unit of business. कोई भी बिजनेस बाकी सारे बिजनेस से बहुत अलग होता है। और पहले चैप्टर में हमने जिस चीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी कहा था वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। इनको अगर कैटेगरी में क्लासिफाई करें तो प्राइवेट कह सकते हैं, पब्लिक कह सकते हैं और जॉइंट सेक्टर कह सकते हैं। प्राइवेट जो किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप की अपनी हो, पब्लिक जो कि काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की हो या पूरी तरह से गवर्नमेंट की हो, और जॉइंट सेक्टर जो इन दोनों में कैटेगरी के अंदर चल रहे बिजनेसेस का कोई वेंचर हो, म्यूचुअल वेंचर हो। प्राइवेट का एग्जांपल आपको दिया गया है विप्रो, बिरला, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, रिलायंस इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा। पब्लिक का जैसे कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC एक्सेट्रा। और जॉइंट सेक्टर जैसे कि मारुति उद्योग। अब मारुति उद्योग अपने आप में जॉइंट सेक्टर नहीं था। ये जो मारुति सुजुकी आपने कई सालों तक देखा तो वापस सुजुकी है क्योंकि उन्होंने मारुति को खरीद लिया है। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था इंडिया में तो मारुति उद्योग लिमिटेड एक सरकारी कंपनी थी और सुजुकी एक जापानीज कंपनी थी जो मिल के कार्स बना रही थी मारुति सुजुकी के नाम से। तो वो एक जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज था। ऐसे ही कोचिन रिफाइनरीज एक्सेट्रा। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब जो हमने 5 टाइप ऊपर बात करी थी वो प्राइवेट सेक्टर के टाइप्स हैं। हालांकि कंपनी के अंदर गवर्नमेंट कंपनीज भी आ सकती है, लेकिन अगर हम प्राइवेट के टाइप्स में बात करेंगे तो कंपनी एक बड़ा हिस्सा कवर करती है। सोल प्रोप्राइटरशिप वर्ड से ही पता चलता है। सोल मतलब वन और प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो जो सिंगल ओनर हो जिस बिजनेस का, जो अकेले मैनेज कर रहा हो कोई व्यक्ति, अकेले ओन कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। इसके क्या फीचर्स हैं? यही है। पहला तो सिंगल ओनरशिप, कोई पार्टनर नहीं है आपका, कोई किसी से आपने फंड नहीं लिया हुआ है इसको चलाने के लिए एज कैपिटल। लोन लिया हो तो बात अलग है। फिर फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। आपके घर के आसपास आप देखते होंगे कि हर छोटी बड़ी चीज़ की कुछ दुकानें हैं जो लोगों ने खुद खोल रखी है। तो वो जब चाहे उन्होंने दुकान खोला, उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ा और जब चाहेंगे वो बंद कर देंगे। कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल लिकर शॉप, वहाँ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ रहती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब अगर बिजनेस डूबता है और उसको कवर अप करने के लिए आपको पैसे जो बिजनेस में आपने लगाए उससे ज़्यादा चाहिए तो ओनर को अपने खुद के एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं उन लॉसेज और डेब्ट्स को पूरा करने के लिए। इसीलिए लाइबिलिटी अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, आप अकेले ही हो जो पूरा प्रॉफिट जिसको मिलेगा, चाहे जितना भी प्रॉफिट हो और चाहे जितना भी रिस्क हो, वो सब आपको अकेले ही बियर करना है अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो। वन मैन कंट्रोल, ये भी वही बात हो गई फर्स्ट पॉइंट वाला। अक्सर ये बुक, जिसे मैंने आपको पिछले चैप्टर पढ़ाते समय बताया था, अक्सर ये बुक्स पॉइंट्स क्रिएट करती हैं एक्स्ट्रा
क्योंकि क्वेश्चन अगर बड़े आए तो आपको ज़्यादा पॉइंट बनाने में आसानी होगी। यहाँ पे वन मैन कंट्रोल और सोल ओनरशिप में कोई खास फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि ओनरशिप फोकस कर रहा है कि किसका है वो बिजनेस, और कंट्रोल बताता है कि मैनेज कौन करेगा, डिसीजंस किसके होंगे। अभी आपको इसमें कुछ खास फर्क बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप कंपनी के बारे में पढ़ोगे लास्ट में तो मैं बताऊंगा वहाँ पे इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। शॉर्ट में बताऊं तो सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो अलग चीज़ें हैं। सिक्स्थ, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अक्सर क्या होता है, बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी मानी जाती है और ओनर अलग, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। बाकी सब में कहा जा सकता है, जैसे पार्टनरशिप में कहा जा सकता है कि एक पार्टनर ए है, उसकी अपनी पहचान है, पार्टनर बी की अपनी पहचान है, लेकिन जो बिजनेस है ए एंड बी लिमिटेड, वो अपने आप में एक आइडेंटिटी है। कंपनी के केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह मानी जाती है, जबकि यहाँ पे इन दोनों केसेस में से कुछ भी नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप। सेवेंथ आता है आपका लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। तो क्योंकि बिजनेस और ओनर यहाँ पे एक ही आइडेंटिटी है, तो इसीलिए अगर किसी एक की भी डेथ हो जाए या एक भी इंसॉल्वेंट हो जाए, है ना, तो दूसरी चीज़ों पे ज़रूर इफेक्ट पड़ता है। स्पेशली ओनर के केस में, अगर ओनर की डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो बिजनेस अपने आप ही इफेक्ट होगा, बंद भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। स्मॉल साइज, एक अकेला व्यक्ति अपना खुद का कैपिटल लगा के बहुत बड़ी बिजनेस कोई भी खड़ा नहीं कर सकता। उस जब तक वो उसको कंपनी में कन्वर्ट ना करे, मार्केट से शेयर्स के थ्रू पैसे ना उठाने लगे, तब तक, जब तक वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही है वो बिजनेस, तब तक उसका साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, इसीलिए स्मॉल साइज है। अच्छा, एक और चीज़ कि बिजनेस की बुक में और आगे जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, उसमें अक्सर जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो फिर से रिपीट होंगी। ये फीचर्स है ना जो आप पढ़ रहे हो, वो फिर से रिपीट होंगी मेरिट्स और डीमेरिट्स में डिवाइड होके। जैसे फॉर्मेशन क्लोजर इजी है तो एक मेरिट है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक डीमेरिट है, तो इसको आप फिर से दोबारा पढ़ोगे। तो इसीलिए मैं आपको दोबारा पॉइंट आउट तो करवाऊंगा, लेकिन दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए आप वीडियो दोबारा से देख सकते हो चाहो तो। जैसे मैंने बोला, तो मेरिट्स और एडवांटेजेस आ गए। अब कोई डिसीजन, भाई आप अकेले ओनर हो, आपको किसी से राय सलाह लेनी नहीं है, तो आपको जो भी डिसीजन लेना है बिजनेस का वो आप जल्दी ले पाओगे, टाइम नहीं वेस्ट होगा उसमें। कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि आप किसी से डिस्कस भी नहीं करोगे, तो इसीलिए सीक्रेट सीक्रेट बना रहेगा। थर्ड, डायरेक्ट इंसेंटिव, कोई प्रोसेस नहीं है कि बिजनेस की सेल्स हो गई, प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, उसके बाद पैसे मिल रहे हैं ओनर को या वर्कर को, क्योंकि वो सब लोग एक ही हैं और बिजनेस डायरेक्टली एज सेम आइडेंटिटी ऑपरेट हो रहा है। तो जैसे जैसे इंसेंटिव या बिजनेस का प्रॉफिट होगा, वो सीधा सीधा लाइव उसी टाइम बिजनेस के ओनर तक पहुंच जाएगा, जबकि बाकी बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, जब कोई इंसान अपने लिए अकेले के लिए काम करता है, तो उसका जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है वो उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुका होता है। इसीलिए जब भी बिजनेस की सक्सेस होती है, तो केवल बिजनेस को ही नहीं बल्कि उस इंडिविजुअल के अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन को भी कंट्रीब्यूट करती है। एक कॉन्फिडेंस नया उसके अंदर आता है। फिफ्थ पॉइंट है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत ही इजी है। आपका कोई डेप्ट है, आप उसे पे बैक करो, असेट्स बेचो और बिजनेस बंद। कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है इसमें। डिसएडवांटेजेस, लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने कहा था स्मॉल फर्म वाली जो की बात है वही है यहाँ पे, कि आप अपने अकेले के रिसोर्सेज से स्टार्ट कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके रिसोर्सेज एक इंडिविजुअल के पास जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने तक लिमिटेड रहेंगे। सेकेंड, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, ये भी ऊपर था कि ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता ऐसा बिजनेस, क्योंकि अगर प्रोप्राइटर बीमार पड़ता है, इंसॉल्वेंट होता है, या बाई चांस अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो बिजनेस भी बंद हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी इसका ड्रॉबैक है। अगर बिजनेस को लॉस अगर हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस अगर हुआ, तो पूरा प्रोप्राइटर के ऊपर अकेले
पड़ेगा और उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी डेब्ट पे करने के लिए बेचनी पड़ सकती है। लिमिटेड मैनेजरल स्किल, अब भाई आप किसी को हायर करोगे अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए, कोई बड़ा कंपनी है कुछ है, तो वहाँ तो आप इंटरव्यू लोगे, लोगों को चेक करोगे कि उनके पास मैनेजमेंट की डिग्री है कि नहीं। बट कोई व्यक्ति खुद का बिजनेस एक अकेले का खड़ा कर रहा है छोटा सा, तो उसके पास जितनी मैनेजर्स के उसको खुद को आती होंगी या उसकी समझ के अंदर होंगी उतनी ही अप्लाई कर पाएगा। तो इसीलिए ये बिजनेस को एक डिसएडवांटेज होता है। हर कोई एमबीए नहीं होता, हर किसी के अंदर मैनेजर स्किल्स उतनी अच्छी नहीं होती। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म, इसके बाद आपका आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होते हैं JHUF, वो कैरी किए जाते हैं एक फैमिली के द्वारा। एक हिंदू लॉ के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट है। इस एक्ट के तहत जिस फैमिली में भी मिनिमम 2 मेल मेंबर्स हैं और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, वो एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको अक्सर नहीं देखने को मिलते होंगे, लेकिन राजस्थान में बहुत सारे ऐसे पुराने महल हैं जो एज होटल या रिजॉर्ट आजकल यूज़ हो रहे हैं। वो बहुत सही एग्जाम्पल है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। वहाँ पे एक फैमिली ही रन कर रही होती है उन्हें, क्योंकि वो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है और उसे वो कई सारे लोग जो बेचना नहीं चाहते उसके थ्रू एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस इनकम चाहते हैं, वो उसको एज ए रिसोर्ट उस तरह से यूज़ करते हैं। फीचर्स क्या हैं इसके? फॉर्मेशन मैंने अभी आपको ऊपर बताया, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत हो सकता है, कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए इसमें। कोई भी व्यक्ति जो उस फैमिली के अंदर पैदा होता है उसकी बर्थ के साथ ही उसकी मेंबरशिप आ जाती है। सेकंड है लायबिलिटी। लायबिलिटी जो करता है इस बिजनेस के अंदर क्या होगा, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वो उसको कहते हैं कर्ता, और ये कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। जबकि बाकी जो जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स हैं वो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनके शेयर तक। मान लो किसी का 10% शेयर है उसमें, तो 10% लायबिलिटी ही उनकी रहेगी। तो अगर इनका 10% करने के बाद भी एक्सेस जा रहा है डेप्ट किसी लॉस के केस में, तो वो कौन पे करेगा? कर्ता, अपने पर्सनल एसेट्स बेच के। लेकिन इसी तरह से कंट्रोल भी 100% कर्ता के पास ही रहता है। इसके अकेले के पास पूरा कंट्रोल रहता है बिजनेस का, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो केवल साइलेंट मेंबर्स हैं, साइलेंट पार्टनर्स हैं उस बिजनेस के। माइनर मेंबर्स भी पॉसिबल हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर अलाउड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाय बर्थ ही जो है, जो उस फैमिली का मेंबर होता है वो बिजनेस का भी मेंबर बन जाता है। 2004 में जेंडर इक्वालिटी बिल पास हुआ था, जिसमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का भी जिक्र था और कहा गया था कि सेक्शन 6 जो कि हिंदू सेक्शन एक्ट का पहले ही बदल चुका है 1956 में, उसके तहत जो है अब फीमेल मेंबर्स के पास दया भाग के साथ साथ मिताक्षरा भी रहेगा, यानी कि वो फुल टाइम को पार्टनर रहेंगे मेल मेंबर की तरह। पहले ऐसा नहीं था 2004 से पहले। फिर आपका आता है थर्ड टाइप, जो कि क्या है? पार्टनरशिप। जब भी आपको बिजनेस का स्केल थोड़ा बढ़ाना हो, या दो से अधिक लोग ऐसे सामने आते हैं जिनको लगता है कि हाँ भाई, एक के पास मैनेजर स्किल है, दूसरे के पास फंड्स हैं, तीसरे के पास कुछ खास रिसोर्सेज हैं जो उस बिजनेस को शुरू करने में काम में आ सकती हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम मिलकर बिजनेस शुरू करेंगे। तो कभी भी ऐसे 2 से ज़्यादा लोग जो एग्री होते हैं कि वो ज्वाइंटली एक बिजनेस को परस्यू करें, बिजनेस एक्टिविटी को परस्यू करें, और अपने मैनेजरल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पूल करते हैं उस पर्पस के लिए, ऐसी एसोसिएशन को पार्टनरशिप कहा जाता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए लाया गया था। जो लिमिटेशंस है सोल प्रोप्राइटरशिप में, उसको दूर करने के लिए इस तरीके के बिजनेस को शुरू किया गया था। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? फॉर्मेशन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये फॉर्म किया जाता है।
ये एग्जिस्टेंस में तब आता है जब कोई लीगल एग्रीमेंट हो पार्टनर्स के बीच, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। वैसे तो पार्टनरशिप डीड के बिना भी पार्टनरशिप बिजनेस चालू हो सकता है, लेकिन एक लॉफुल बिजनेस के लिए एग्रीमेंट में एंटर करना जरूरी है। लाइबिलिटी, सारे ही पार्टनर्स की यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है डेप्ट को पे बैक करने के लिए, अगर फर्म लॉस में जा रही है और असेट सफिशिएंट नहीं है उन डेप्ट को पे करने के लिए तब। रिस्क बियरिंग, यहाँ पे जिस शेयर में, जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर हो रहे हैं बिजनेस के पार्टनर्स के बीच, उसी रेशियो में रिस्क भी बियर होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है एग्रीमेंट में, या एग्रीमेंट ही मिसिंग है, तो प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, सारे पार्टनर्स को अलाउ है कि वो पार्टनरशिप फर्म में मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सके, वो सभी लोग डिसीजन में अपना मत रख सकते हैं। दे मस्ट स्पेसिफाई द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड ऑल्सो। अगर ऐसा कुछ है उनके दिमाग में कि हाँ भाई, एक व्यक्ति सेल्स देखेगा, दूसरा स्टाफ को मैनेज करेगा, तीसरा प्रोडक्शन देखेगा, एक्सेट्रा, तो वो उनको पार्टनरशिप डीड में ये बातें मेंशन कर देनी चाहिए। अक्सर होता क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए एक या दो पार्टनर मैनेजमेंट करते हैं, और क्रूशियल डिसीजन के केस में सारे पार्टनर से कंसल्टेंट्स को कंसल्ट किया जाता है। ठीक है। फिर आता है आपका कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप फर्म तब तक चलती है जब तक सारे पार्टनर्स जो हैं वो डिजायर करते हैं, जब उनका मन होता है कि इसको चलने दिया जाए। लीगली ये एंड हो जाती है अगर कोई एक पार्टनर भी, किसी की भी डेथ हो जाए या रिटायर कर जाए। लेकिन कई बार रिटायरमेंट के बाद भी या डेथ के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू होती है अगर बाकी बचे सारे पार्टनर्स एग्री हो जाए। इस केस में उन्हें जो आउटगोइंग पार्टनर है, या अगर पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके फैमिली मेंबर को उनका क्लेम सेटल करके दे देना चाहिए, तभी उसका बिजनेस को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उसने कुछ कैपिटल लगाया तो वो वापस कर दें टिल डेट इंटरेस्ट के साथ, एक्सेट्रा। नंबर ऑफ पार्टनर्स, किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम नंबर जो है वो 2 होता है और मैक्सिमम नंबर जो है वो 100 होता है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2014 में ये बदल गया था, 2013 की बात हो रही है, सेक्शन 464 की, और सेक्शन रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 में इस मैक्सिमम को गवर्नमेंट ने 50 कर दिया था, 100 से घटा के। फिर आता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। हर पार्टनर ओनर भी है, एजेंट भी है, और फर्म का, साथ ही साथ वो बाकी पार्टनर्स का भी एजेंट है। बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर बाकी पार्टनर मौजूद नहीं है और कोई एक पार्टनर मौजूद है किसी थर्ड पार्टी के सामने, तो ये माना जाता है कि वो बाकी सबका रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा है। उसका कोई भी एक्ट बाकी पार्टनर्स पे भी बाइंडिंग होता है। इसी वजह से ऐसे ही रूल्स जो अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों है। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही आगे हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में क्या लॉज बने हैं। पार्टनरशिप बिजनेस को इसी वजह से क्या किया जा सकता है, सारे पार्टनर्स कैरी कर सकते हैं, या कोई भी उन सबके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर भी कर सकता है। अच्छा, अब ये जो हमने 7 पढ़े प्लस थोड़े से और, इसी को मेरिट्स और डिमेरिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फिर से इजी टू फॉर्म है, बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें भी नहीं आती है, अभी आप आगे जो टाइप्स पढ़ेंगे उसके मुकाबले। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, कई बार एक व्यक्ति जल्दबाजी में गलती कर सकता है जब वो किसी से सलाह ना ले, लेकिन 2 से 3 पार्टनर्स अगर होते हैं तो अक्सर डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड होती है। किसी कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह टाइम टेकिंग और लेंदी भी नहीं है, लेकिन किसी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह क्विक भी नहीं है। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जब एक से ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल, स्किल्स, ये सब भी उतने ही मल्टीपल्स में बढ़ जाएगी। ठीक है। फोर्थ आता है रिस्क शेयरिंग। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि रिस्क भी शेयर हो रहा है यहाँ पे, चाहे अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही क्यों ना हो, लेकिन जो भी लॉस होगा वो डिवाइड करने के लिए लोग आपके साथ और भी हैं, आपको अकेले नहीं बियर करना। सीक्रेसी, अगर कम पार्टनर्स हैं और काफ़ी एक्टिव हैं वो फर्म के प्रति
ईमानदार हैं तो वो फार्म के सीक्रेट्स को सीक्रेट बनाए रखेंगे और ये इतने लोगों तक नहीं पहुंचेगा कि इसका आउट होना बहुत आसान हो जाए। डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस वही, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी की लिमिट नहीं है, अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स को अपनी प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ेगी। लिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस अभी भी उतने बड़े नहीं हो जाते 4 पार्टनर के मिल जाने से जितना किसी कंपनी में हो सकते हैं। ऐसा क्यों है ये आगे कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। थर्ड, कन्फ्लिक्ट्स, पार्टनर्स अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आ सकते हैं, अलग अलग फैमिली से होते ही हैं, तो इसीलिए उनके ओपिनियन भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो कई बार अगर पार्टनर्स रिजिड एटीट्यूड अपनाते हैं, मतलब कि अपनी बात से पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं होता है, तो पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है जिससे फर्म को नुकसान होगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर कोई एक की भी डेथ या इंसॉल्वेंसी सामने आती है तो बाकी पार्टनर्स को बहुत मुश्किल होगी उस बिजनेस को आगे बढ़ाना और फर्म का बंद होने का चांस बढ़ जाता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स में कंपनीज के मुकाबले ट्रस्ट और फेथ कम होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पाता है कि वो किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो कल को बाकी सारे लोग अगर मुकरते हैं तो वो उस पर क्लेम कर पाएंगे कि नहीं। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टनर साइन कर देता है वो बाकी सारे पार्टनर्स के ऊपर भी बाइंडिंग होता है और इस प्रिंसिपल की वजह से एक डिसऑनेस्ट पार्टनर जो है वो बाकी सबको लॉस में और प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स की। पार्टनरशिप एट विल, सबने मिल के तय किया कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए हम ये पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं, सबकी एग्रीमेंट थी, सबकी विल थी, फ्री विल, ठीक है। तो ऐसे पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। ये तभी बंद हो सकती है, ये तब भी बंद हो सकती है जब कोई एक पार्टनर भी कह दे कि हम नोटिस दे रहे हैं, हम इस पार्टनरशिप को डिसोल्यूट करना चाहते हैं, तो उसे डिसॉल्व होना ही पड़ेगा। फिर आते हैं फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप शुरू होते टाइम ही हमने तय कर लिया कि 5 साल 10 साल के लिए हम इसको चला रहे हैं कोई एक फिक्स पीरियड के लिए और उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। सिमिलर होती है फिक्स पीरियड के पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इसमें टाइम की बजाय कोई वेंचर या कोई एम निर्धारित कर दिया जाता है कि इस एम को पूरा कर लेंगे तो हमारी पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। जैसे कि कोई ब्रिज कंस्ट्रक्शन, या आपने अपने इलाके में अगर देखा हो मेट्रो कंस्ट्रक्शन, इस टाइप की चीज़ें कई बार LNT हो गई और हाईवे अथॉरिटी हो गई, ऐसी कंपनीज जो है मर्ज होती हैं, कुछ पर्टिकुलर पार्टनरशिप करती हैं एक प्रोजेक्ट के लिए और प्रोजेक्ट खत्म होती है इनकी पार्टनरशिप एंड हो जाती है। अच्छा, ये जो हमने डिवाइड किया था, ये डिवाइड किया था बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम पीरियड के बेसिस पे। जब हमने विल की बात की तो मतलब जब तक हम चाहेंगे तब तक चलेगी, फिक्स पीरियड में किसी टाइम तक चलेगी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में किसी एम के पूरा होने तक चलेगी। वैसे ही हम इसको कैटेगराइज और भी तरह से कर सकते हैं, जैसे कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जनरल पार्टनरशिप में सबकी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स जो पहले से एक फर्म चला रहे हैं या एक फर्म चलाने का उन्होंने डिसाइड कर लिया है फाइनली, तब वो किसी एक और पार्टनर को इसलिए ला रहे हैं कि उसके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है या पर्टिकुलर रिसोर्स है या उसके फंड्स बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको ला रहे हैं अपने बिजनेस में क्योंकि इनके पास एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पास वो नहीं है। लेकिन इनको उसको लाने के लिए, कन्विंस करने के लिए एक कंडीशन देनी पड़ रही है कि भाई आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, आपको प्रॉफिट तो मिलेगा पर अगर लॉस हुआ तो आपको एक हद तक ही बियर करना पड़ेगा या नहीं ही बियर करना पड़ेगा। ऐसे कोई क्लॉज अगर वो पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत अपनी डीड में लाते हैं तो किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, वैसे ज़्यादा की भी हो सकती है, लेकिन हर हाल में अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला एक पार्टनर ज़रूर मौजूद होना चाहिए इन टोटल। जो स्पेशल पार्टनर ऐसा होता है उसको मैनेजमेंट में ज़्यादा डिसीजंस लेने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि बाकी ने उसे गारंटी दी है तो बाकी लोग उसके डिसीजंस पे नहीं झेल सकते, क्योंकि लॉस उन्हें झेलना है, जो लॉस झेलेगा वही डिसीजन लेगा। द लायबिलिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स कैन बी लिमिटेड to their extent of capital contribution. The partners with limited liability are called special partners. The special partner has a right to inspect the accounts. हाँ, ये ज़रूर है कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है अकाउंट्स का, कि कहीं ऐसे तो नहीं कि मुझसे कोई एक्सेसिव प्रॉफिट छुपाया जा रहा हो जो मेरे लाइव स्किल या फंड की वजह से
क्रिएट हो रहा हो। वो भी खैर अपनी पार्टनरशिप जब चाहे विड्रॉ कर सकता है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में ज़बरदस्ती हिस्सा नहीं ले सकता। हाँ, एक ये भी बात है कि अगर लिमिटेड लायबिलिटी किसी पार्टनर की है, यानी कि स्पेशल पार्टनर है कोई, तो उसके इंसॉल्वेंट होने से या उसकी डेथ होने से पार्टनरशिप फॉर्म पे इफेक्ट नहीं पड़ता, वो बंद नहीं होती, क्योंकि बाकियों ने उसको गारंटी दी है, तो उसका शेयर भी बाकी लोगों को मिलना चाहिए। इसके बाद अभी तक तो था पार्टनरशिप के टाइप्स, अब आते हैं पार्टनर के टाइप। स्पेशल पार्टनर आपने जान ही लिया। इसके बाद आता है एक्टिव पार्टनर, जिसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड हो ही, यानी कि उसने कैपिटल की फर्म की कैपिटल तो कंट्रीब्यूट की ही हो, साथ ही साथ वो एक्टिवली मैनेजमेंट में भी पार्ट ले रहा हो फर्म के, उसे बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर इसी का अपोजिट, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ना करता हो, उसने कैपिटल तो कंट्रीब्यूट कर रखा हो, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करता हो, लेकिन उस एक्टिविटीज में भाग ना लेता हो। सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर वो है जिसका एसोसिएशन फर्म के साथ है, ये बात बाहर के लोगों को नहीं मालूम होती। जैसे ऊपर स्पेशल पार्टनर की हमने बात की, कभी कभी स्पेशल पार्टनर भी सीक्रेट पार्टनर हो सकता है। वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल, वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि वो पार्टनर है। इसी के वाइस वर्सा होते हैं नॉमिनल पार्टनर। जैसे सीक्रेट पार्टनर पार्टनर है बट लोगों को नहीं पता, वैसे ही नॉमिनल पार्टनर वो होते हैं जो पार्टनर नहीं है बट लोगों को लगता है कि वो पार्टनर है। ऐसा कब कब हो सकता है? दो केस में। एक, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल, मतलब कि वो बंदा मानता है कि वो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, अपने वर्ड्स के अनुसार, अपने कंडक्ट के अनुसार, मतलब कोई भी व्यक्ति थर्ड पर्सन देखेगा तो कहेगा हाँ भाई ये मान रहा है कि ये पार्टनर है, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं मानते, बाकी पार्टनर्स। ठीक है। जबकि दूसरा होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसे खुद भी नहीं पता होता है कि ये एक्ट ऐसा कर रहा है या फर्म में ऐसी पोजीशन में है ये, कि लोगों को अपने आप ही लगने लग रहा है कि ये पार्टनर है। हाँ, ये जरूरी है ऐसे केस में कि पार्टनर जो है, जब उसे बोला जा रहा है कि तुम भी पार्टनर हो या उसे ऐसा दिखाया जा रहा है, तो वो मना भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ऐसे नॉमिनल पार्टनर्स भी डेप्ट में हिस्सेदार होते हैं, जब कभी डेप्ट अकर होते टाइम उनकी प्रेजेंस रही हो एज अ पार्टनर। फिर आता है माइनर पार्टनर। 1932 में परमिट नहीं है माइनर को पार्टनर बनाने का, लेकिन एग्जिस्टिंग एक चलती हुई फर्म के बेनिफिट्स में हिस्सेदार हो सकता है, तब जब वो कोई कंट्रीब्यूट ना कर रहा हो कैपिटल, ठीक है, उसको मैनेजमेंट में भी अलाउड ना हो डिसीजन मेकिंग में, और लॉस होने पे भी उसे लॉस बियर ना करना पड़ रहा हो। ऐसे केस में माइनर पार्टनर को पार्टनर बनाया जा सकता है केवल प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। और जब वो मेजर हो जाए तो पब्लिकली एक नोटिस दे के स्टेट करते हुए कि ये पार्टनर रहेगा या अब नहीं रहेगा, उसे आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। चारों में फ़र्क देख लेते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक्टिव भी करता है, स्लीपिंग भी करता है, सीक्रेट भी करता है, लेकिन नॉमिनल पार्टनर नहीं करते। मैनेजमेंट में हिस्सा एक्टिव पार्टनर लेता है, सीक्रेट पार्टनर भी सीक्रेटली लेता है, लेकिन स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर नहीं लेते। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस में शेयर एक्टिव पार्टनर लेता है, स्लीपिंग पार्टनर लेता है और सीक्रेट पार्टनर भी लेता है, लेकिन नॉमिनल पार्टनर नहीं लेता है। नॉमिनल पार्टनर का जब उसके नाम पे कोई डील हुई थी और तब वहां डेब्ट अकर हुआ हो, तो उसके लिए वो लायबल है। बाकी बाकी तीनों में सभी पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। फॉर्मेशन कैसे होता है? अभी हमने आपको बताया था कि एक्ट है 1932 पार्टनरशिप एक्ट है, उसके तहत पार्टनरशिप डीड की जाती है। इस डीड में फर्म का नाम होना चाहिए, पार्टनर्स के नाम और एड्रेस होना चाहिए, बिजनेस का क्या नेचर है, किस तरीके का काम फर्म करेगी, प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका जो ऑफिस है
हेड ऑफिस का प्लेस, और अगर और भी ऑफिस हैं तो उनके भी एड्रेस होने चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितना पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लगा रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिसाइडेड है। हर पार्टनर्स की जो मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा है उसकी क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं। अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना मिलेगा पार्टनर को। अगर कुछ ड्राइंग्स करते हैं पार्टनर फर्म के, उससे असेट से कैश ले जाते हैं तो उस पर क्या इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ेगा। अगर वो काम कर रहे हैं फर्म के लिए तो उनके सैलरी क्या मिलेगी। और रिटायरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्या सिनेरियो होगा, क्या चीज़ें देखी जाएंगी रिटायरमेंट के केस में, डिसॉल्वेशन के केस में। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। ये सब कुछ हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। अगर पार्टनर्स अलग से कोई लोन प्रोवाइड करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट क्या होगा, कितना होगा। रजिस्ट्रेशन लीगली कंपलसरी नहीं है, हालांकि ये कहा जाता है कि इन्हें प्रेफर पार्टनर्स को प्रेफर करना चाहिए कि फर्म रजिस्टर्ड हो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म जो होती है वो ये प्रॉब्लम्स फेस करती है। पहला, कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई एक पार्टनर केस नहीं कर सकता। फर्म के अगेंस्ट भी नहीं, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे किसी पार्टनर के ऊपर भी केस नहीं कर सकता। किसी थर्ड पार्टी के ऊपर फर्म भी कोई केस नहीं कर सकती, और फर्म किसी एक पार्टनर के ऊपर भी केस नहीं कर सकती। इन शॉर्ट, केवल और केवल क्योंकि वो एक कंपनी है इसीलिए कस्टमर या थर्ड पार्टी उसके ऊपर केस कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से इसमें कोर्ट केसेस नहीं हो सकते। आपको खुद ही मैटर सॉल्व करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये सब पूरा डीड में आपने लिख लिया एक जगह पे, और उसके बाद उस एप्लीकेशन को सबने साइन कर दिया, और फिर रजिस्ट्रार जो है उसे वेरीफाई कर देगा, और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो सब सही है तो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो पास करेगा। पार्टनरशिप और सोल पार्टनरशिप के बीच में फ़र्क आप लगभग जान ही गए होंगे। इसमें कोई एक्ट नहीं है, इसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। इसमें मेंबर होते हैं मिनिमम 2, मैक्सिमम नॉर्मल में 20 और बैंकिंग बिजनेस में 10। सोल पार्टनरशिप में केवल एक मेंबर होता है, वही ओनर होता है। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इसमें एक पार्टनरशिप डीड नाम का एग्रीमेंट होता है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। रिस्क पार्टनर ज्वाइंटली बियर करते हैं, यहाँ प्रोप्राइटर अकेले बियर करता है। फाइनेंस भी यहाँ पे सारे पार्टनर्स मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ स्मॉल फाइनेंस रहता है क्योंकि ये अकेले प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूट करता है। डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पे थोड़ी डिले हो सकती है क्योंकि सबसे कंसल्ट करना होता है, यहाँ पे खुद डिसीजन मेकिंग होती है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पूरा प्रॉफिट अकेले सोल प्रोप्राइटरशिप ले जाता है। फिर आता है आपका फोर्थ टाइप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका बिजनेस भी हो सकता है, नॉन बिजनेस भी हो सकता है। इसमें मिनिमम 10 लोग आपको चाहिए हैं जो अपने ही आपस के लिए काम करते हैं। कोई कॉमन पर्पस जो सबका है उसके लिए सब मिलके जब काम करते हैं तो उसे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये अक्सर सोसाइटी के लिए काम नहीं करते। हालांकि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बैंक लोन देता है, गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक बैंक्स को लोन प्रोवाइड करना होता है। अगर आप लगभग आप सभी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, तो उसमें जो आप बाहर बोर्ड देखते हो, गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, आगे जाके हम उसके बारे में बात करेंगे। वो एक बिजनेस तो नहीं है बट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ही है। वॉलेंट्री होता है, सब मिलके रेडी हुए होते हैं, इसके लिए एग्री करते हैं तो ये तैयार हो जाता है। इसका एक अपना लीगल स्टेटस होता है, इसको रजिस्टर करना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत। लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है इसमें, क्योंकि कैपिटल ही बिजनेस का उतना रहता है जितना सारे मेंबर्स ने मिलके जोड़ा होता है, और किसी भी लॉस के केस में मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कैपिटल ही डूब सकता है। कंट्रोल, इसमें सब मिलके डिसीजन लेते हैं, एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जो मेंबर्स वोट करके क्रिएट करते हैं, और वो मैनेजमेंट कमेटी का जो हेड होता है वो ये सब डिसाइड करता है। सर्विस मोटिव, इनका मोटिव इसके पीछे क्या होता है, कोई एक एम सर्व करना, कोई एक एम पूरा करना आपका।
ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट्स, सबके बराबर वोटिंग राइट्स होते हैं। क्या फ़ायदे हैं इसके? इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी जो अब तक हमने नहीं देखी थी, ऊपर किसी न किसी की अनलिमिटेड थी, यहाँ पे नहीं है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, यहाँ पे अगर कोई मेंबर नहीं इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो भी ये चलता रहता है। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, बहुत ही सस्ती चीज़ों पर डील करता है, बहुत ही छोटे एम्स को लेके चलता है और इसीलिए ये फंक्शन करने में भी इकोनॉमिकल होता है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अक्सर सपोर्ट रहता है इसको। यहाँ जो ब्लरनेस है उसके लिए सॉरी, लेकिन आई होप आप लोग के पास अगर बुक होगी तो आप उससे देख लेंगे। ईजी टू फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है। ओपन मेंबरशिप, कोई भी कॉमन व्यक्ति जिसका वही सेम इंटरेस्ट हो, जिस इंटरेस्ट के लिए खोला गया है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, जब चाहे लीव करे, जब चाहे ज्वाइन करे, ऐसा अलाउ किया जाता है मेंबर्स को। डीमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस? एक तो लिमिटेड कैपिटल होता है, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है तो इसीलिए कैपिटल भी काफ़ी छोटा रहता है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्या होता है, जनरली सारी एक्टिविटीज़ सारे मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं और हर मेंबर उसमें एक्टिव या बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं हो सकता, तो इसीलिए जो है, और क्योंकि वोटिंग राइट्स इक्वल है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड है उस काम में, माना हुआ व्यक्ति है तो उसकी बात ज़्यादा मानी जाए, ऐसा नहीं है। वोटिंग राइट्स इक्वल है तो इसीलिए जो है मैनेजमेंट इनएफिशिएंट हो जाता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि सारी डिस्कशंस ओपन मीटिंग्स में होते हैं तो इसलिए सीक्रेसी नहीं मेंटेन हो पाती है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड कर रही है तो इसीलिए कई बार गवर्नमेंट अपना कंट्रोल भी रखती है ऐसे सोसाइटीज़ के ऊपर। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, जनरली क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स होने के कारण कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। टाइप्स क्या है इसके? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो मैंने आपको बताया था गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ पे लोग क्या का पर्पस क्या होता है, कॉमन पर्पस की बात हो रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो कॉमन पर्पस क्या है, हाउसिंग, रहना। उन्होंने मिलके सबने अपने फंड जोड़े और एक बड़ा लैंड परचेज किया सबने मिलके और उसमें बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवाई अपने ही लिए, खुद ही कंट्रीब्यूट करके। ऐसे ही अमूल जो है आपका, वो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल है। कई बार आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना होगा। बीसी किसी ने अगर सुना हो अपने आसपास, बहुत ही इंडियन लोकल वर्ड है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के लिए। यहाँ पे लोग मिलके पैसे हर मंथ जमा करते हैं। मान लीजिए 20 लोग हैं, इसीलिए इसको बीसी कहा जाता है। 20 लोग हैं और 20 मंथ के लिए ही पैसे जमा कर रहे हैं, तो पहले मंथ इनमें से कोई एक वो सारे जुड़े हुए पैसे ले जाता है क्योंकि उसको ज़रूरत है, दूसरे मंथ कोई और, तीसरे मंथ कोई और, एंड सो ऑन। और इन्हीं 20 लोगों में से जो 2-3 मतलब सबके वोट किए हुए लोग हैं, वो इस सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देख रेख करते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जब कोई एसेंशियल गुड्स की स्टीडी सप्लाई के लिए क्रिएट किए गए सोसाइटी हो, ठीक है, जैसे मिडिल मैन है उनका प्रॉफिट मार्जिन कट करने के लिए। जैसे अभी हमने आपको हाउसिंग सोसाइटी का एग्जांपल दिया था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला, तो उसमें आप देखते हो कि एक अब्दुल है, उसकी बाहर शॉप है और भी एक दो लोगों की बाहर शॉप है, और वो बेसिकली सोसाइटी के ही लैंड में ओपन है, बाहर के एरिया में। बाहर के एरिया में इसलिए ओपन है क्योंकि अगर उन्हें बिजनेस करना है और मान लीजिए उन्हें ज़रूरत भर का बिजनेस सोसाइटी खुद नहीं दे पा रही, तो बाहर के लोग भी इजीली एक्सेस कर पाए, इसीलिए गेट पे है। लेकिन उन्हें लैंड और जगह प्रोवाइड की जा रही है इस कंडीशन पे कि अंदर रह रहे लोगों को सामान रीजनेबल रेट पे मिले। तो यहाँ पे आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एग्जांपल इसी के अंदर दिख जाता है। इसी तरह से प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जब किसी सामान को बनाने के लिए आपको खर्चा कम करना हो, जो मिडल मैन है उन्हें एलिमिनेट करना हो, तो कई सारी एक इंडस्ट्री की कंपनीज मिलके पूल करती हैं और सोसाइटी क्रिएट करती हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। कॉमन वेयर हाउस, कॉमन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, पैकेजर, इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करके। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी,
4 लोग हैं, उनके अपना अपना लैंड अगल बगल है, फार्मिंग लैंड, लेकिन जो है वो इतना बड़ा नहीं है अपने आप में एक एक कि वो कोई बड़ा क्रॉप ग्रो कर पाए। तो उन चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम साथ में अपने लैंड को जोड़ के एक साथ कल्टिवेट करेंगे, एक साथ सब लोग बराबर की मेहनत भी करेंगे और जो सेल्स होंगे उसको हम बराबर बांट लेंगे। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाएगा? कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। फिर आपका आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो 2 पार्ट में मैं डिवाइड करना चाहूँगा, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी इस वीडियो में हम डेफिनेशन और फीचर्स कवर कर लेंगे। जब ये सारे बिजनेसेस छोटे पड़ जाएं, आपको कोई एक्टिविटी बहुत लार्ज स्केल पे करनी हो, जिसके लिए आपको पब्लिक से बड़ा कैपिटल भी अट्रैक्ट करने की ज़रूरत महसूस हो रही हो, ठीक है, ताकि आप अच्छे मैनेजर्स, ट्रेंड मैनेजर्स एम्प्लॉय कर पाओ और सब कुछ ही बहुत एक बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा हो, तो जिन भी कंपनी का नाम आपने सुना हुआ है अक्सर, वो सब क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिनके भी शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। इनकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कि ये अपने ओनर से जुड़े हुए नहीं होते। ओनर की लायबिलिटी अलग, बिजनेस की अलग, ओनर के डेप्ट अलग, बिजनेस के अलग, ठीक है। तो इनकी अपनी ओनर से एंटिटी डिफरेंट होती है, और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब आप कैपिटल को बहुत छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड कर दो और पब्लिक उसे खरीद ले, अलग अलग लोग उसे खरीद लें, तो ओनर्स की गिनती करते ही नहीं बनेगी आपको, तो आप कैसे रिलेट कर पाओगे किसी कंपनी को उसके ओनर से, क्योंकि ओनर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से आर्टिफिशियल पर्सन इसी का एक्सटेंडेड पॉइंट है, क्या कि जब कभी भी कोई लीगल एक्शन होता है, चाहे कंपनी किसी पे करे चाहे कंपनी पे कोई करे, या हम बात करें कि बाहर कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति, इंसान, जो जो उसके राइट्स हैं, जैसे कि वो किसी पे केस कर सकता है, उस पर कोई केस कर सकता है, वो अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, अपने नाम पे ज़मीन खरीद सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की फैसिलिटीज़ एक कंपनी को भी, जॉइंट स्टॉक कंपनी को भी प्रोवाइड होती हैं, इसीलिए उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। रजिस्ट्रेशन लीगली कंपलसरी है। अभी तक हमने जितने ऊपर पढ़े वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कहीं था कहीं नहीं था, लेकिन कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्टर करना ही पड़ेगा, वो भी एग्जिस्टेंस से पहले। परपेचुअल सक्सेशन, यहाँ पे क्या है, फैमिली तो रन कर नहीं रही है कि उसके अगले अगली जो जनरेशन है वो सक्सेसर हो जाए कंपनी की, तो इसीलिए ये किसी भी मेंबर की इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी या डेथ से अफेक्ट नहीं होता है। कंपनी की एग्जिस्टेंस एज इट इज़ रहती है, मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हाँ, कंपनी की लाइफ जो है किसी लीगल प्रोसीजर के, जो वाइंडिंग अप का प्रोसीजर है, उसके तहत कंपनी की लाइफ को एंड ज़रूर किया जा सकता है, पर पहले से कभी भी उसका एंड डिसाइडेड नहीं होता है। ये माना जाता है कि वो एक अनलिमिटेड लाइफ के लिए चलती रहेगी। कॉमन सील, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उससे रिलेटेड नहीं है अकेले, तो इसीलिए कंपनी की पहचान उसकी सील से होती है, ना कि किसी के सिग्नेचर से। एक फिक्स्ड कैटेगरी, कंडीशन, सिचुएशन और टाइम के लिए अलग अलग एम्प्लॉय को, हायर लेवल एम्प्लॉयज़ को साइन करने के लिए ऑथराइज किया जा सकता है, लेकिन बिना कॉमन सील के वो कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, कोई भी मेंबर उनको इजीली दूसरे को बेच सकता है और अपने ओनरशिप से हट सकता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि ओनर और कंट्रोल एक ही चीज़ लग रही होगी, बट कई केसेस में अलग अलग होती है। जैसे कि कंपनी, आपने सुना होगा कि इस कंपनी के अब ये सीईओ बना दिए गए मिस्टर ए, फिर इनको हटा के अब मिस्टर बी को बना दिया गया बहुत साल बाद, ठीक है। तो सीईओ जो होता है वो कंट्रोल करता है, जबकि जो शेयर होल्डर्स हैं, स्पेशली डायरेक्टर्स, जिनका एक बड़ा शेयर होता है कंपनी में, वो जो है इसके ओनर कहलाते हैं। तो डिसीजन मेकर सीईओ है, जबकि ओनर्स कौन है? डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स। हालांकि इनके पास भी कुछ पावर्स होती हैं क्योंकि ये ओनर हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये सीईओ के सिलेक्शन और रिमूवल तक लिमिटेड रहती हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, जिसने जितने का शेयर खरीदा उसकी लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड रहेगी। उससे ज़्यादा आप अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो जितने का खरीदोगे, मैक्सिमम ये हो सकता है कि कंपनी बंद हो गई
पूरी तरह से डूब गई, दिवालिया हो गई, तो आपके जितने पैसे लगे थे वो पूरे डूब गए, उससे ज़्यादा आपसे कोई मांगने नहीं आएगा। तो एक लिमिटेड लायबिलिटी एक फ़ायदा है इसका। जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स वही लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ये सब इसके फ़ायदे हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, हाँ इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस प्रॉफिट करता चला जाए, लोगों द्वारा उसके प्रोडक्ट्स पसंद किए जा रहे हों, तो इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड बढ़ सकती है, क्योंकि बाकी सारे टाइप्स के मुकाबले इसके पास सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट, ये अक्सर बेस्ट से बेस्ट ट्राइड टेस्टेड एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर पोजीशन पर रखते हैं एज प्रोफेशनल एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए, या एज मैनेजर्स अलग अलग ब्रांचेस के, और या फिर सीधा सीईओ। तो इसीलिए मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अभी ऊपर हमने यही बात करी कि इसका कैपिटल काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। नुकसान क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज से गुजरने वाला काम है, इतनी इजीली कोई कंपनी खड़ी नहीं हो पाती है। लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं तो इन्हें सब कुछ पब्लिक करना ही पड़ता है, अपने सारे डिसीजन, सारे प्लान्स। इकोनॉमिक टाइम्स आपने न्यूज़पेपर सुना होगा, इस तरीके के न्यूज़पेपर में इन्हें पब्लिश करनी पड़ती है, इवन अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी। इन पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, जो वर्क इन्वायरमेंट होता है इसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी ओनर के द्वारा चलाया जा रहा है और किसी एक तरीके से चल रहा है, बल्कि ये कुछ गिवन कॉमन रूल्स के तहत रन होती हैं ऐसी कंपनीज। न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, स्ट्रिक्टनेस होती है, जिनके तहत इसे काम करना पड़ता है। इसी वजह से डिसीजन में डिले भी होता है। कोई बड़ा डिसीजन है तो जब बोर्ड मीटिंग होगी तभी वो डिसीजन लिए जा पाएंगे। ऑलिगार्किक मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों पे डिपेंड रहता है, वो जब मिल के डिसाइड करते हैं तभी डिसीजन हो पाता है। कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, क्योंकि तरह शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स हैं, इन शॉर्ट कंपनी के ओनर्स हैं, इस वजह से सबका इंटरेस्ट अपना अलग अलग हो सकता है और इस वजह से कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे हम आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंपनीज और कंपनी के बारे में आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, जो जो कुछ भी इस चैप्टर 2 में दिया गया होगा। होपफुली चैप्टर 3 एक वीडियो में कवर हो पाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन जिसमें प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा आएगा। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।